चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज नॉर्मलिटी। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटे? नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी जो है इसको एन से रिप्रेजेंट कर। नॉर्मलिटी का फार्मूला वही होता है जो मोलरिटी का होता है। कंपेयरिंग करके पढ़ो, बड़ी जल्दी याद हो। मोलरिटी के फार्मूले में नीचे यही आता था, ध्यान होगा। ऊपर आता था नंबर ऑफ मोल्स, बस उसकी जगह चेंज हो जाएगा और अब आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए हमने कल पढ़ी थी मोलरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते, उसका भी फार्मूला यही था। ये देखिए सेम, लेकिन उसमें ऊपर आ रहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन नॉर्मलिटी के फार्मूले में जो मोलरिटी में मोल्स जहां लिखा था वहां क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट। अब आपसे कोई पूछे भाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बताइए, तो आप कहेंगे वही होता है जो नंबर ऑफ मोल्स होता। कंपेयरिंग करके पढ़ो, क्या होता है मोल्स, वेट इन ग्राम। बस फर्क ये है मॉलिक्यूलर वेट की जगह देखो मोल्स था ना, तो मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट वेट। बस इसी पे हमें सारी मेहनत करनी है आज की तारीख। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल, तो मोल्स निकालने का फार्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला है वेट अपॉन इक्विवेलेंट। अब क्वेश्चन है साहब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें, तो इसका फार्मूला है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, जिसको हम वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। इक्विवेलेंट वेट में और मॉलिक्यूलर वेट में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। अब आप कहेंगे साहब ये एन फैक्टर क्या है, बस इसी पे आज की हमारी मेहनत। ये अगर मैं बताने में सफल हो गया आपको एन फैक्टर और आप समझ गए, तो समझ में बहुत बड़ी चीज ले जा रहे हैं आप। यही कंफ्यूज हो सकते हैं हम, तो इसको ढंग से समझो। क्लियर है? अब आप एक काम करो बेटे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो और इसको सेकंड मान लो, और जरा इन दोनों को आप डिवाइड कर लो। तो बताइए रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, कोई पूछे क्या होगा, दोनों के फार्मूले डिवाइड कर, बताओ ये कट जाएगा बेटे इससे, तो क्या आएगा जरा बताएं, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी, दोनों को डिवाइड कर। बताओ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, अभी तुमने पढ़ा है वेट अपॉन, और मोलरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन। तो मोल्स कैसे निकालती, मतलब ये तो कैंसिल ही हो गया। ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मैंने रख दिया वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और मोलरिटी में सामने क्या है, मोल्स, उसे निकालते हैं वेट अपॉन मोल। तो बताइए वेट कटने क्या आ गया, ऊपर मॉलिक्यूलर और नीचे, समझ समझ के रटना नहीं। अब बताइए
इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट में क्या रिलेशन है बता। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, एन वन, इस एन फैक्टर को मैंने एन लिख, बताओ ये कट, तो फाइनल रिजल्ट क्या निकल कर आया बताएं। नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इक्वल 1 अपॉन, ये एन ही तो बचा बस। तो नॉर्मलिटी आज के बाद फार्मूला बन गया ये, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में ये रिलेशन। आप इस चीज को लेके कतई परेशान मत होना, यार साहब नॉर्मलिटी निकालने में तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, नहीं, हमें नॉर्मलिटी निकालनी ही नहीं है। पेपर में आ जाए नॉर्मलिटी निकालने को, हम निकालेंगे, हम तो मोलरिटी निकालेंगे। उसका फार्मूला आसान होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। बताओ मोलरिटी निकाल लोगे, उसे यहां रख देना। अब कलाकारी है एन फैक्टर कैसे निकालती, वो मैं सिखाने जा रहा हूं। जैसे ही एन फैक्टर मालूम पड़े और मोलरिटी तुम निकाल बैठे हो, मल्टीप्लाई कर देना नॉर्मलिटी है। पूछ सर यहाँ पे n अपॉन n इक्वल्स टू n आएगा ना, ये एन ऊपर आ जाएगा ना, वो इधर आ जाएगा। बात हो गया नॉर्मलिटी इक्वल टू एन इंटू मोलरिटी, एन ऊपर आ जाएगा ना यहाँ पर। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, मैं इधर समझता। क्लियर हो गया, हो रहा है क्लियर, क्लियर हो गया। आज के बाद हमें कुछ नहीं याद रखना है, हमें याद रखना है पेपर में कभी भी नॉर्मलिटी आ जाए आप मत निकालना। क्या निकालोगे आप, मोलरिटी इनटू एन कर देना। एन क्या है, एन फैक्टर। ये मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे निकाल। आई एन माना है मैंने, एन फैक्टर। ये सब चीजें 11th की हैं, लेकिन हो सकता है आपने कोरोना काल में ढंग से नहीं पढ़ा हो, इसलिए समझा रहे हैं। तो जो बच्चा कंपेयरिंग करके पढ़ रहा है वो बड़ी जल्दी पढ़ रहा है। आप कहेंगे कैसे, देखिए मोलरिटी का फार्मूला बताया था कल भी आपको, आप दिमाग में ये याद रख लो नॉर्मलिटी भी मोलरिटी ही है, बस फार्मूले में फर्क ये है कि मोल्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, बाकी तो सब सेम। अब ग्राम इक्विवेलेंट आपने किसकी जगह लिखा है, मोल की जगह, तो मोल होता था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट। मॉलिक्यूलर वेट की जगह क्या आ गया, इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट में क्या रिलेशन होता है, वो ये लिखो। मॉलिक्यूलर वेट को अगर एन फैक्टर से डिवाइड कर दूं तो आ जाता है इक्विवेलेंट। अब हमारी सारी मेहनत इसके बाद स्टार्ट हो रही है कि आप ये बताइए साहब आप कैसे निकालेंगे एन फैक्टर। जिसे लिखना है लिख लो, फिर मैं इसे रख लूंगा। क्लियर हो रहा है यहां तक। जो बच्चे लिख के याद करेंगे वो जल्दी कर जाएंगे, बता दे रहा हूं पहले से। ये पढ़ाई का मूल मंत्र है कि भाई साहब अगर आपने लिखा नहीं तो नहीं सीख पाओगे। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों एन फैक्टर, जिसको हम वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। करूं स्टार्ट, यस एन फैक्टर। अब हम केस लेके चल रहे हैं, केस में अगर आपको एन फैक्टर किसी एलिमेंट के लिए निकालना है, मान लो एसिड के लिए निकालना या मेटल के लिए निकालना है, ऐसे देखो फॉर मेटल, तो मेटल के लिए एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन
या आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एन फैक्टर होता है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, ये एल्यूमिनियम है या ये मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, इसका 12, दोनों मेटल है। बताना बेटा कॉन्फ़िगरेशन करके इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने आ रहे हैं। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? वैलेंसी। यही तो वैलेंसी में पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। इसमें क्या लिखा है बाहर बताइए? तो ये जो बाहर लिखा हुआ है ये एन फैक्टर है। अगर पेपर में कोई का इक्विवेलेंट वेट बताओ एल्युमिनियम मेटल का, तो अभी मैंने फार्मूला बताया था, फार्मूला सबके लिए सेम। एटम हो तो एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, और मॉलिक्यूल हो तो मॉलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। बताना इसका एटॉमिक वेट पेपर में दे देगा, और इसका एन फैक्टर क्या है बताओ? 3। एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट 9 हो। फिर देखो, किसी ने कहा साहब नहीं मैग्नीशियम का बताओ, तो फार्मूला तो सबका यही है, एटॉमिक वेट पेपर में गिवन होगा। बताओ एन फैक्टर कितना है इसका? 2। तो इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखते। इक्विवेलेंट वेट वो ही निकाल पाएगा जो एन फैक्टर सीख पाएगा। तो मेटल के लिए एन फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कर लो, जो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वही एन फैक्टर होता है मेटल के लिए। अगर हम बात करें फॉर नॉन मेटल, मान लो कोई नॉन मेटल आ, तो कैसे देखेंगे? है ना, नॉन मेटल तो समझते हैं जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, तो उसके लिए एन फैक्टर क्या होता है? उसके लिए एन फैक्टर होता है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबका अलग अलग फार्मूला है ना। नॉन मेटल के लिए एन फैक्टर का ये फार्मूला है, जैसे ऑक्सीजन, जैसे फास्फोरस। आप बताओ, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका 15। बोलो कॉन्फ़िगरेशन कर से इसका करो, तो बता सकते हो इसका एन फैक्टर क्या होगा? 8 माइनस 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। इसका एन फैक्टर 2। आप बताएं, इसे हटाओ एक मिनट। बता, अगर पेपर में कोई तुझसे ये पूछ ले बेटे कि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, बताइए। फार्मूला तो सबका यही है, इक्विवेलेंट वेट। तो एटॉमिक वेट पेपर में दे देगा, और बता एन फैक्टर कितना है? इक्विवेलेंट वेट 8 आ गया। क्लियर है? आप बताओ। बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं ये नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, एन फैक्टर बताइए। शाबाश। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करो। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं बोलना जरा? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एन फैक्टर 3 आता, फिर फार्मूले में लगा। बताओ इक्विवेलेंट वेट का क्या फार्मूला? एटॉमिक वेट पेपर में दे देगा अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे पेपर में? इक्विवेलेंट वेट तो सबके लिए फार्मूला एक ही है, ये एन निकालना कलाकार। मेटल के लिए निकालना हो अगर एन फैक्टर ये एन, तो फार्मूला ये है, कॉन्फ़िगरेशन कर लो, जो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वही एन फैक्टर है। नॉन मेटल के लिए निकालना हो तो फार्मूला एन फैक्टर का है। टिका टिका के दिखना है हमको, ये बिगिनिंग है, अभी बहुत हैं ऐसे एन फैक्टर, तभी तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। सबके लिए अलग अलग है। तो ये तो मैंने केस फर्स्ट स्टार्ट करा, ऐसे 6-7 केस है। पढ़े आगे, चलिए देखिए। अब हम बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ। देखिए,
देखिए सेकंड केस ये है बेटे, एन फैक्टर फॉर आइंस। आइंस के लिए कैसे निकालते हैं एन फैक्टर? तो बस हमें फार्मूला याद रखना है। एन फैक्टर होता है आइंस के लिए मॉड। मॉड मतलब कोई भी चीज रख लो पॉजिटिव रहे, नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जैसे देखो, मैंने किसी बच्चे से कह दिया कि मेरे पास ये लिखा है आइन, ये लिखा हुआ, या मेरे पास लिखा हुआ है ये सल्फेट। SO4 क्या है? मॉलिक्यूल है। और जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज लग जाता है प्लस या माइनस, उसे रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। तो ये रेडिकल। तो आप बताइए इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? फार्मूला बताया था अभी, एटॉमिक वेट। एन फैक्टर क्या होता है बताना, कितने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है? 8 आ गया। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो होता है उसी को एन फैक्टर कहते हैं। अगर आयन है, आप बताना जरा इसका क्या होगा? ये मॉलिक्यूल है या एटम है? तो आप ये फार्मूला लगाओ, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन कितना होगा इसका? 2। और मॉलिक्यूलर वेट पेपर में बता देगा, सल्फर का 32, इसका 16। आंसर मॉलिक्यूल हो तो इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट ओवर एन फैक्टर। एटम हो तो एटॉमिक वेट अपॉन एन। क्लियर हो रहा है? चलिए एक मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, मान लो ये फॉस्फेट है, पेपर में आया इसका इक्विवेलेंट वेट बता। अब आयन है, इक्विवेलेंट वेट आप बता दो कि क्या होगा, बोलो। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन। एन फैक्टर कितना होगा? 3। माइनस हो या प्लस हो, मॉड का मतलब है हमें पॉजिटिव लेना, तो यहां रख दो 3। और मॉलिक्यूलर वेट पेपर में गिवन, फास्फोरस का O का 16। तो ये इंटरलिंक्ड है, जो एन फैक्टर निकाल पाएगा वो इक्विवेलेंट वेट निकाल पाएगा। तो समझ गए आइंस का कैसे निकालते हैं एन फैक्टर? ये याद रखना है, आप लिख लो। केस थर्ड लिखो, एन फैक्टर फॉर आयनिक कंपाउंड। कोई आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड मींस ब्रेक करने पर आयंस देता है, जैसे NaCl, Na+Cl-। तो जो ब्रेक करने पर आयंस देता है मतलब आयनिक कंपाउंड, उसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? उसका फार्मूला यही है, देख लो। टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इसका मॉड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो कैसे। जैसे मैंने किसी बच्चे से कह दिया कि एल्यूमिनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट निकाल, आप इसे ब्रेक कर दो। 2 एल्यूमिनियम है और 3 सल्फेट, 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट। अब आप जानते हो सल्फेट के ऊपर क्या होता है? 2 माइनस। -2 इंटू 3 कितना हो गया? -6। तो यहां भी +6 होना चाहिए, क्योंकि तो यहां कोई चार्ज नहीं। जितना माइनस होगा उतना ही प्लस होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, ये न्यूट्रल है, इसमें तो कोई चार्ज नहीं। अब आप बताइए इसका एन फैक्टर क्या होगा? टूटने पर कितने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दे रहा है? 6। एन 6 हो गया। इक्विवेलेंट वेट आप निकाल ही लोगे, मॉलिक्यूलर वेट ओवर 6। एक आध एग्जाम्पल और ले लो, देख लो, हटा दें।
देखिए मान लो सेकंड एग्जाम्पल ले लिया मैंने आपके सामने, ये मैग्नीशियम क्लोराइड कि इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल। तो आप बताइए बेटा इसका एन फैक्टर क्या होगा, ब्रेक करो। तो बताओ कितने पॉजिटिव या नेगेटिव आयन है, दो। पॉजिटिव या नेगेटिव सेम ही हो। अब बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो, मॉलिक्यूलर वेट गिवन होगा पेपर में अपॉन एन। क्लियर हो रहा है? ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल लेके उसे ब्रेक कर लो, एन फैक्टर मालूम। तो आयनिक कंपाउंड जो टूटने पर आयंस दे रहा है उसका एन फैक्टर समझ गए कैसे देखते। एक एग्जाम्पल और ले लेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास पेपर में लिखा हुआ है, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैग्नीशियम फॉस्फेट लेते हैं। फॉस्फेट, ये मैग्नीशियम फॉस्फेट तुम्हें मालूम है ये आयनिक कंपाउंड है, ब्रेक होकर आयंस देगा। तो सबसे पहला काम है इसको ब्रेक करें। 3 तो Mg, 3 Mg और 2 PO। तो ये -3 इंटू 2 कितना हो गया, -6। तो यहां +6 होना चाहिए, हो गया प्लस। तो बता n की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6। क्लियर हो रहा? अच्छा, अब किसी बच्चे को समस्या आती है, मैं बताता हूं कि साहब मुझे तो मालूम नहीं है फॉस्फेट के ऊपर -3 हो। तो घबराइए नहीं, इधर जैसे रेडिकल हैं सल्फेट, मेन मेन जो है आप लिख लो, इस पर माइनस, फॉस्फेट पे -3, कार्बोनेट पर ये, अमोनियम पर ये, सारे हेलोजन जो होते हैं एक माइनस। ये बात आप याद रखिए, इससे आपको इसे ब्रेक करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो कैसे, जैसे आपने इसको तोड़ा, आपको नहीं मालूम साहब चार्ज कितना है, घबराओ। 3 Mg है, 2 PO4 है, तोड़ दिया। अब आपको वहां मालूम होना चाहिए PO4 के ऊपर 3 माइनस है, तो -3 इंटू 2 -6 हो गया। तो इस पर भी +6 होना चाहिए, 3 है 2 लिख तो हो गया +6। जैसे फिर देखो, इसको आपने ब्रेक किया, इसे हटाओ, आपको नहीं मालूम कुछ। 2 Al है, 3 SO4 है, तोड़ दी। अब आप बताओ वहां से देख के SO4 के ऊपर कितना माइनस, तो -2 इंटू 3 -6। तो यहां +6 होना चाहिए, प्लस। घबराओ मत, इतनी महीन महीन चीजें पूछो तब फायदा होगा। कई बार व्यक्ति सोचता कौन पूछे भाई, बैच में बच्ची हो जाएगी हमारे, बस वही मारा जाता। पढ़ाई में बेशर्मी होनी चाहिए, जीवन में नहीं होनी चाहिए। इसका प्रमाण देखना है तो 2 4 5 दिन रुक जाओ, उस बच्ची को आन दो, आपको मालूम पड़ेगा। बता, हो गया क्लियर? चलिए, ये केस थर्ड था जो आपने देखा। देखिए केस 4, हर केस का एन फैक्टर निकालने का तरीका अलग अलग होता है। देखिए चलिए देखिए केस 4, अब मैं आपको बताता हूं किसी एसिड या बेस का एन फैक्टर कैसे देखें। तो लिखो एन फैक्टर फॉर एसिड। एन फैक्टर जो होता है किसी एसिड का,
वो कहलाता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच आइंस। जितने कोई एसिड एच आइन लूज कर देता है उसी को बोलते हैं एन फैक्टर। इसका दूसरा नाम है बेसिसिटी। क्या नाम है? जैसे मैंने किसी बच्चे से कहा ये H2SO4, जरा इसे ब्रेक करना बेटा। तो H कितने हैं? 2 प्लस S। अभी अभी बताया था SO4 क्यों? 2 माइनस है तो यहां 2 प्लस। अब आप बताइए ये एसिड टूट कर रिप्लेस कितने कर रहा है? H 2। इसका N फैक्टर 2। तो उससे मुझे क्या करना? एसिड के केस में केवल एच आइंस देखने हैं कितने निकल पाए। हाँ, अगर H2SO4 बोल रहा है तो ये तो मालूम है ना आपको एसिड है, तो आप इसे ब्रेक करो और जितने एच आइन लूज कर रहा वो देखेंगे हम। फिर देखिए अगर मैं कहूं ये H3PO4 है, करो इसे ब्रेक जरा, कितने एच है? तो बताइए ये एसिड कितने रिप्लेस कर रहा है? H3। तो इसका एन फैक्टर 3 हो। तो अगर कोई एसिड है तो उसका एन फैक्टर देखने का तरीका है उसे ब्रेक करिए, जितने एच आइन रिप्लेस हो रहे हैं वही उसकी एन फैक्टर होगा। और एसिड जितने एच आइन रिप्लेस करता है उसी को बेसिसिटी है। आपसे कोई पूछ ले इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2। इसकी बेसिसिटी कितनी है? 3। अब मुझे बता सकते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका? मॉलिक्यूलर वेट ओवर फार्मूला तो यही है सब। इसका मॉलिक्यूलर वेट पेपर में दे दे, एन फैक्टर आपने निकालना। नहीं समझ में आया? हो रहा है क्लियर? तो लिख लीजिए, बता दे। बताइए ये लिख लिया? लिख लो। तो एसिड में हर चीज के 2-2, 3-3 एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं आपको तकलीफ। तो एसिड अगर पेपर में आ जाए तो उसका एन फैक्टर निकालने का ये तरीका। अब इसमें कुछ स्पेशल केस दिखाने जा, लिख लो पहले। स्पेशल केस क्या है वो समझ लो। देख, ये बहुत पूछे जाते हैं पेपर। ये मेरे पास एसिड है, ये मेरे पास एसिड है, ये मेरे पास एसिड है। बात तो 10th की है, लेकिन हो सकता है शायद आपको नहीं मालूम। पेपर में किसी ने पूछा इसका एन फैक्टर बताओ। एसिड है, इसका एन फैक्टर बताओ, तो आप कहोगे मैं तोड़ के देख लेता कितने एच एन निकल पाए। पर ये स्पेशल केस, इसको कैसे निकाला जाता है इसके लिए इसका स्ट्रक्चर बनाया। क्या बनाया जाता है? और स्ट्रक्चर बनाने का तरीका मैं एक सिखाऊंगा, दोनों फ्री में मिलेंगे आपको। कैसे दे? सबसे पहले पीओ लिखो, ओ जब भी दिखाई देगा उसके संग डबल बॉन्ड होगा। पूछो क्यों? ओ के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? 2। डबल बॉन्ड। तो आपने ये लिख दिया। अब आप इसको ऐसे बनाए, बताओ H कितने हैं? 3 है। आप इसको ऐसे लिखेंगे और वो कितना बचा? 1। वो दोनों खत्म हो गए आपके पास। अब आप सोचो इसमें इसमें कितने का डिफरेंस? 1 O का, तो इसमें 1 O और बढ़ा दो, इसका बन। एक सीखना बस, बाकी तो आसान है। ये इसमें इसमें कितने का डिफरेंस है? 1 का। 1 O का डिफरेंस है, 1 बढ़ा, ये इसका बन। बहुत आसान है, बस घर पे जाके लिख के देख लेना, नहीं तो भूल जाओगे, इस बात की भी गारंटी दे रहा हूं। तो आप एक सीख लो,
फिर आपको मालूम है इसमें इसमें एक ओ का अंतर है, तो एक ओ बढ़ा दो किसी को पे भी। इसमें कितने का अंतर है? एक ओ का, एक और बढ़ा दो। अब आपको एक ज्ञान की बात बताता हूं, 10th क्लास की, कि अगर आप एसिड को पानी में डालते हो तो वो ही एच बाहर निकलते हैं जो ओ के संग जुड़े होते हैं। बताइए, ओ के संग यही वाला तो एच है। पानी में डालने पर ये एच आयन रिप्लेस नहीं होंगे। कौन से होते हैं? जो ओ के संग जुड़ा रहता। बताइए इसमें कितने? इसमें कितने? इसमें 3 रिप्लेस होंगे। इसका एन फैक्टर, इसका 2 है, इसका 1। मतलब इसकी जो बेसिसिटी है जिसको आप कह रहे थे वो 1 है। ये बोर्ड में सवाल आता है कि H3PO4 इज अ ट्राई बेसिक एसिड, मतलब ये टूटकर 3 एच आयन दे रहा, प्रूफ करो। तो आप स्ट्रक्चर बना के बताएंगे कि देखो इसमें 3 एच रिप्लेसेबल है। कौन सा एच रिप्लेसेबल होता है? जो ओ के संग जुड़ा हो, ओ के संग। ये अगर किसी ने आईसीएससी बोर्ड से 10th करा हो तो उस बुक के अंदर एसिड बेस वाला एक चैप्टर है, शायद कोई जानता हो ना, वहां। तो इसमें जो एच आयन रिप्लेस होते हैं जो ओ के संग हैं उसको बेसिसिटी बोलते हैं। अभी बताया था मैंने, एसिड की बेसिसिटी का मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच आयन्स। अब देखो तुम में से कई गलती कर देते हैं, आपको देखने में कैसा लग रहा बताइए? ये एसिड टूटकर कितने एच दे रहा? 3। ये 3, ये देखने में ऐसा लगे, पर इसको स्ट्रक्चर से निकाला, इसीलिए ये स्पेशल केस है और अक्सर तक पेपर में आता। सर ये 3 ही जो और भी है? 3 ही। क्लियर हो रहा है? चलिए अब मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं। ये ऑक्जेलिक एसिड और हाइड्रेटेड है, मतलब इसके अंदर पानी मिला हुआ। अब किसी ने आपसे कह दिया भाई साहब ये एसिड है, इसका एन फैक्टर निकाल। एन फैक्टर एसिड का कैसे निकाला जाता है? पानी में डाल दो, लो। इसको कंसीडर मत करना, बस ध्यान रख लेना ये न्यूट्रल। बताना ये टूटेगा तो क्या देगा? ये दोनों एच क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। इसे कहते हैं ऑक्जिलेट आयन। समझ में आ गई? इसको नहीं कंसीडर करते। अब मुझे बताओ इसका एन फैक्टर कितना? 2। वो तो साफ ही मालूम पड़ रहा है, इसमें ये पानी में डालूंगा दोनों एच रिप्लेस कर दे। ये कोई स्पेशल केस थोड़ी है। बताओ इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट पूरे का लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट और एन फैक्टर 2। तो अगर कोई पेपर में एसिड आ जाए, एसिड का एन फैक्टर निकालने का तरीका है उसे पानी में डाल दो, जितने एच वो रिप्लेस कर रहा है वही एन फैक्टर। क्लियर हो रहा? सर ये कौन सा आयन बताया आपने? ये एन फैक्टर 2 है। नहीं, आयन कौन सा है? ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलिक एसिड से बना है ऑक्जेलेट आयन। ये 3 स्पेशल। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? एक बार और लिख के देखेंगे तब सीखेंगे, हवाबाजी से भी सीखा जाता। चलिए इसे हटाता हूं। अब जैसे मैंने एसिड का बताया है ऐसे ही बेस का बताता हूं एन फैक्टर कैसे बेस। देखिए लिखो एन फैक्टर फॉर बी। देखिए बताओ एसिड कौन है जो पानी में डालने पर क्या देते हैं? एच आयन। और बेस कौन है? लिख लो एन फैक्टर हो जाएगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन्स। भाई बेस है तो जितने OH रिप्लेस कर। जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इसका एन फैक्टर बताओ। आप इसको तोड़ बताओ कितने OH रिप्लेस कर रहा है, तो इसका एन फैक्टर 2।
तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चों, फार्मूला बताओ, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट तो पेपर में गिवन होगा, एन फैक्टर की कलाकारी वो आप सीखी नहीं आया समझ? चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमने एसिड और बेस के बारे में सीख लिया कैसे नहीं। बढ़े आगे। इसमें भी स्पेशल केस होते नहीं, इसमें होंगे अपने आप बताऊं, बता दूं। देखिए अब मैं सिखाता हूं कि अगर मान लो रेडॉक्स रिएक्शन कोई आ जाए तो एन फैक्टर कैसे दे। तो लिखिए केस 5, एन फैक्टर फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स आप समझते हैं, या रेडॉक्स की जगह छोड़ दो, अभी एसिड बेस रिएक्शन इसके बाद लेते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। मान लो एसिड बेस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो एन फैक्टर कैसे निकाल। देखिए पेपर में क्वेश्चन आया कि आपने इसका रिएक्शन H2CO3 पे करवा, ये बेस है, ये कार्बोनिक एसिड है, रिएक्शन करा दी तो साहब क्या हुआ। देखिए मान लो सोडियम बाई कार्बोनेट बन गया, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, सोडियम बाई कार्बोनेट ऐसे प्लस वाटर। भाई आपको मालूम है एसिड और बेस जब मिलते हैं तो वाटर निकल जाता, तो HOH लेके चला गया वाटर, तो बचा क्या, लगा दिया सोडियम बाई कार्बोनेट। अब आपसे कोई पूछे ये रिएक्शन है एसिड बेस का, बताओ NaOH का एन फैक्टर क्या होगा। तो आप मुझे बताओ ये बेस है एसिड है, तो बेस का एन फैक्टर क्या बताया था, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH। तो बताओ रिएक्शन में इसने अपने यहाँ NaOH था, लेकिन क्या यहाँ Na के संग OH है, तो अपने इसने एक OH रिप्लेस कर दिया, तो इसका एन फैक्टर 1। आप बताओ ये एसिड है H2CO3, रिएक्शन के बाद रह गया HCO3, कितने H गायब हो गए, 1, तो इसका N 1। अगर मैं सिंपली पूछता आपसे H2CO3 रिएक्शन नहीं कर रहा अलग से, तो आप कहते ये टूटकर 2H दे रहा, इसका एन फैक्टर 2। लेकिन रिएक्शन हो रहा था तो आपको देखना है एसिड में H2CO3 से HCO3 रह गया, कितने H हट गए, 1, एन फैक्टर 1। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एचाइन्स, रिएक्शन के दौरान इसने कितने HN लूज कर दिए। फिर देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपको ये दे दूं, इसका रिएक्शन मैंने इस पर करवा और बन गया Na2 अब आपसे कोई पूछ ले बताना यहां पर इसका एन फैक्टर क्या होगा, ये बेस है, ये NaOH था, यहां Na के संग कहीं OH है नहीं, तो इसका एन फैक्टर क्या है, 1। इसको मत ले लेना 2 जो आगे लिखा, इससे को मतलब नहीं। इधर बताओ H2SO4 था, अब रह गया SO4, तो बताओ कितने H रिप्लेस हो गए, 2, तो इसका एन फैक्टर। भाई एसिड है तो उसमें देखा करो यहाँ H2SO4 है, वहां SO4 है, 2H का है वो। तो एसिड में एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H, कितने हट गए, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, बोलिए, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, और इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बताइए। समस्या सिर्फ इसलिए आएगी क्योंकि केस बहुत सारे, मेटल के लिए एन फैक्टर अलग है, नॉन मेटल के लिए अलग है, आइंस के लिए अलग है, एसिड और बेस के लिए अलग है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए एन फैक्टर अलग है, कोई एसिड बेस रिएक्शन है उसके लिए अलग है, रेडॉक्स रिएक्शन के लिए अलग है, कोई कोवलेंट कंपाउंड बना रहा है उसके लिए अलग है,
समस्या इसलिए इसे लिख लिया, आगे देखो लिखो। इसीलिए मैं दो दो एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये वाला केस बता दूंगा, जो एसिड बेस आपस में रिएक्शन लिख लो। हेडिंग डन। n factor for covalent compound, n factor for covalent compound। देखिए इसके लिए फार्मूला होता है, हेडिंग डाल दो, n factor for covalent compound। क्या फार्मूला है? तो हम लिखेंगे n फैक्टर। क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स अटैच्ड विद सेंट्रल एटम। एग्जाम्पल देखो तब समझो। जैसे एग्जाम्पल, किसी ने कहा ये मीथेन है, इसका एन फैक्टर बताओ। तो भाई ये टूटता तो है नहीं, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। सबने बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा हुआ। तो ये बताओ ये सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ? चार। तो इसका एन फैक्टर 4 हो। बहुत आसान। बस फार्मूला याद रखो एन फैक्टर कैसे निकला। जैसे मैंने कहा ये NCl3 लिखा, ये देखो NCl3 हेलोजन के संग सिंगल बॉन्ड होता। तो बताना जरा सेंट्रल एटम के संग बॉन्ड कितने हैं? 3। तो इसका एन फैक्टर। तो बता इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला बेटा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ऐसी इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बोलो? मॉलिक्यूलर वेट दे देगा पेपर अपॉन। तो मेन बात ध्यान रखो एन फैक्टर कैसे लेना। क्लियर हो रहा है?